मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हृदय तल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के द्वारा दिए जा रहे स्नेह, प्रेम और विश्वास के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद प्रदान करता हूं, कोटि कोटि साधुवाद भेंट करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय राजस्थान सरकार ने अपनी रीट की भर्तियां निकालने का ऐलान कर दिया और उसके लिए अपनी ये शब्द शक्ति जो अपने शिक्षक भर्तियों के लिए है, रीट के लिए तो नहीं है। रीट वालों के मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो जो डालूंगा शब्द शक्ति प्रकरण पूर्ण होते ही वो रीट को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, सभी बीएड बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए डालूंगा। तब तक के लिए आप तैयार रहें। आप सभी के जो अनुरोध है उस पर कार्य योजना को अमल में लाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तब तक अपना ये जो प्रकरण है शब्द शक्ति, इसको आज हम पूरा करते हैं। ये सभी शिक्षक बंधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देखते हैं हम, हमारा टॉपिक है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अभिधा शब्द शक्ति को करा चुके थे। अभिधा शब्द शक्ति जो कि अभिधेयार्थ का बोध कराती है, जैसा वक्ता कहता है उसी के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे लक्षणा के। अभिधा को उत्तम काव्य की शक्ति, काव्य की उत्तम शब्द शक्ति के रूप में जाना जाता है और हम बात करेंगे आज लक्षणा की। लक्षणा में क्या कहा गया है? लक्षणा में कहा गया है कि देखिए, सीधे सीधे आचार्य मम्मट ने कहा है, क्या कहा है कि मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़तो अर्थ प्रयोजनात्। ठीक है, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़तो अर्थ प्रयोजनात् और अन्यर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षण रोपिता क्रिया। ये आचार्य मम्मट ने इसके बारे में कहा है, मुख्यार्थवादे तद्योगे। ठीक है, तो जो मुख्य अर्थ में अदा उत्पन्न करती है तद्योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात्, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर जिसमें अर्थ दिया जाता है। रूढ़ितो अर्थ, रूढ़ी के अर्थ में, प्रयोजनात् प्रयोजन के आधार पर, अन्य अर्थ लक्ष्यते अन्य अर्थ दिखाई देता है ना, अन्य अर्थ लिया जाता है ना। कैसे? यत्सा लक्षण रोपिता क्रिया, यानी लक्षण के आधार पर जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, शब्द लक्षक जो लक्षण प्रकट करता है वो शब्द लक्षण कहलाता है, जो अर्थ प्रकट होता है वो लक्षार्थ कहलाता है और इस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसके लिए देखिए भिखारीदास जी ने क्या कहा है, काव्य निर्णय के लेखक भिखारीदास जी ने इसके विषय में कहा है कि मुख्यार्थ के बाद ते शब्द लाक्षणिक होत और रूढ़ी और प्रयोजन होती है लक्षणा हो। सीधे सीधे इन्होंने भी इसमें क्या प्रकार बता दिए हैं। ठीक है, मुख्य अर्थ के बाद ते, मुख्य अर्थ में जहां बाधा हो जाए उत्पन्न, ठीक है, फिर रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर जहां क्या लिया जाए, कोई लक्षार्थ ग्रहण किया जाए, लक्षण के आधार पर अर्थ। लक्षण कैसा हो, या तो रूढ़ी के आधार पर या प्रयोजन के आधार पर। जब लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जाता है, लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। क्या कह रहा है? रूढ़ी कहते हैं परंपरा को। परंपरागत तरीके से किसी चीज के लिए कोई अर्थ फिक्स हो जाता है, वो रूढ़ी कहलाता है ना। तो वो रूढ़ी के आधार पर अर्थ लिया जाता है। और दूसरा है प्रयोजन। प्रयोजन, मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, वह प्रयोजन है। तो प्रयोजन के आधार पर जो अर्थ दिया जाता है वह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। और रूढ़ी के आधार पर जहां लक्षण के रूढ़िगत लक्षण के आधार पर जहां अर्थ लिया जाता है वह रूढ़ा लक्षणा कहलाती है। तो इस प्रकार लक्षणा के दो भेद हुए। लक्षणा मुख्यतः कितने प्रकार की हुई प्यारे साथियों? एक रूढ़ी लक्षणा और एक प्रयोजनवादी लक्षणा। और मैं अपने प्यारे 12th क्लास के विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लक्षणा के केवल ये दो प्रकार पढ़ने के लिए पर्याप्त है। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना। ये तो शिक्षक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैंने इसको रखा है। आपका ज्ञान यहीं पर सीमित है, यहीं तक बंद कर देना। आप आगे लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए केवल इतना ही है कि लक्षणा शब्द शक्ति केवल दो प्रकार की होती है, रूढ़ी और प्रयोजनवती। रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा ऊपर मैंने बता रखी है। आप कहें मुख्यार्थ के बाद हो, मुख्यार्थ की बाधा, जैसा वक्ता कह रहा है। मुख्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, जैसा वक्ता कह रहा है वैसा अर्थ लेना। लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसा वक्ता कह रहा है वैसा अर्थ नहीं ले सकते, फिर किसी रूढ़ी के आधार पर या किसी प्रयोजन के आधार पर अर्थ लेते हैं, तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो जैसे अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा कि ये लड़का तो निरा गधा है, या मोहन तो गधा है ना। ये लड़का मोहन तो बिल्कुल गधा है। अब एक बात बताइए, वक्ता कह रहा है लड़का,
क्या कह रहा है? लड़का। और लड़का के अनुसार अगर हम उसको लड़का बता रहे तो वो गधा कैसे हो सकता है? 4 पैर वाला गधा कैसे हो सकता है? बताओ, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं है। लड़का है तो गधा नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य अर्थ जैसा वक्ता कह रहा है, वाच्यार्थ वैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। लड़का गधा कैसे हो सकता है? तो अब मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, बताइए क्या करेंगे? अब हम गधे का लक्षण लेंगे। गधे को क्या माना जाता है समाज में? गधे को समाज में मूर्ख माना जाता है। गधा मूर्खता का पर्याय है कि नहीं? तो गधा मूर्खता का पर्याय, तो हम क्या कहेंगे? ये लड़का। अब ये क्या है? क्या है? मेरे कहने का प्रयोजन, उस लड़के को कहने का प्रयोजन है, ये रूढ़ी नहीं है। ये क्या है? प्रयोजन। मेरे कहने का उसको प्रयोजन, मूर्ख था, है ना? उसको गधे कहने का मेरे पीछे, गधे कहने के पीछे मेरा प्रयोजन क्या था? उसको मूर्ख बताना, ठीक है ना? तो मैंने उसे कह दिया ये लड़का तो क्या है? मूर्ख है। मैं ये कहना चाहता था, इस कहने के पीछे मेरा, गधे कहने के पीछे मेरा प्रयोजन था, मेरा उद्देश्य था, ठीक है ना? ये प्रयोजन था, तो इसलिए प्रयोजनवती लक्षण हो गई। अगर मैं कहूं कि राजस्थान वीर है या राजस्थान वीर प्रदेश है। अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान तो एक भूखंड का, क्षेत्रफल का नाम है, एक राज्य का नाम है। क्या वो कभी लड़ने गया है? क्या कभी उसने वीरता दिखाई है? नहीं। तो राजस्थान जो शब्द है वो रूढ़ हो गया है, परंपरागत हो गया है, एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रचित होने लगा। किसके लिए? राजस्थान के निवासियों के लिए। तो राजस्थान के निवासी कैसे हैं? वीर हैं। मैं कहूं महाराष्ट्र जाग उठा, तो महाराष्ट्र कैसे जाग उठा? महाराष्ट्र कोई आदमी है क्या? महाराष्ट्र तो एक राज्य का नाम है, एक भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल का नाम है महाराष्ट्र। अब वो कैसे सो सकता है, कैसे जाग सकता है? तो यहाँ भी महाराष्ट्र क्या है? रूढ़ हो गया है, परंपरागत अर्थ। एक परंपरा में महाराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र के निवासी, महाराष्ट्र राज्य के सारे निवासी। अब वो क्या है? जागरूक हो गए, जाग गए। कभी कभी आप अखबारों की बहुत सारी हेडिंग पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते हैं उसमें? आप पढ़ते हैं कि आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से रौंदा। अच्छा देखिए, क्या हिंदुस्तान कोई बुलडोजर है, रोड रोलर है जो पाकिस्तान को रौंदेगा और वो भी 4 विकेट आगे लगा के? है संभव है क्या? नहीं है ना। 4 विकेट आगे लगा कर आप उसे रौंद नहीं सकते। तो जब विकेट की बात आ रही तो मतलब क्रिकेट टीम की बात है, या रूढ़ अर्थ हो गया भारत, पूरा भारत नहीं। यहां भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 4 विकेट से परास्त किया। ये इसका रूढ़िगत अर्थ है। कोई भी रूढ़िगत अर्थ लेगा, लक्षण लेगा, तो इस आधार पर ये क्या हो गई? रूढ़ा लक्षणा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। रूढ़ा लक्षणा क्या है? जहां हमारे कुछ चीजें एक अर्थ विशेष में, है ना, जिनके लक्षण क्या है? रूढ़ हो गए हैं, है ना। रूढ़, जैसे हम कहें कि बाजार में लाठियां चल रही हैं, तो लाठियां चलने का जो लक्षण है वो रूढ़ है, परंपरागत है। लाठियां चलने का रूढ़ लक्षण क्या है? रूढ़ लक्षण है झगड़ा हो गया है। लाठियां स्वयं तो चल नहीं सकती, जैसा वक्ता कह रहा है। लाठियां चल सकती हैं क्या? स्वयं नहीं चल सकती। इसका मतलब वहां पर क्या है? वहां पर झगड़ा हो रहा है। ये रूढ़ अर्थ है, उसका रूढ़ लक्षण है। लक्षार्थ जो ग्रहण करेंगे वो रूढ़ी के आधार पर लेंगे, इसलिए यहां पर क्या हो गया? रूढ़ा लक्षणा हो गई। लक्षणा के 2 भेद है प्यारे साथियों, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती। तो रूढ़ी के आधार पर जब हम लक्षण ग्रहण करते हैं तो रूढ़ा लक्षणा होती है ना। क्या बताया मैंने? राजस्थान वीर है, रूढ़ा लक्षणा। महाराष्ट्र जाग उठा, रूढ़ा लक्षणा। बाजार में लाठियां चल रही हैं, रूढ़ा लक्षणा। ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से रौंदा, रूढ़ा लक्षणा। अब आता है दूसरा, प्रयोजनवती लक्षण। प्रयोजनवती, इसके कहने का कोई ना कोई प्रयोजन है। जैसा मैंने अभी बताया कि मोहन को अखाड़े में कूदते देख, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मोहन को अखाड़े में कूदते देख या उतरते देख भीड़ चिल्लाई, अब आया है असली शेर अखाड़े में। अब आया है असली शेर अखाड़े में, है ना। तो अब मोहन लड़का है। मोहन क्या है? लड़का है। और वो जैसे ही पहलवानों के अखाड़े में कूदता है कुश्ती लड़ने के लिए या बॉक्सिंग लड़ने के लिए, तो वहां जो भीड़ खड़ी है वो क्या चिल्ला रही है कि अब आया है असली शेर। अब लड़का शेर कैसे हो सकता है? मेरे को ये बताओ। नहीं हो सकता ना, उसके 4 पैर नहीं है, पूंछ नहीं है, वो शेर नहीं है। वो कौन है? वो लड़का है। लड़का है तो शेर नहीं हो सकता। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, डिवाइस। आप जैसा वक्ता कह रहा है वैसा अर्थ नहीं ले सकते। तब क्या करेंगे? उनके कहने का प्रयोजन क्या है?
या रूढ़ी नहीं, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। उनके कहने का उद्देश्य है वो ये बताना चाहते हैं कि मोहन नाम का पहलवान, मोहन नाम का लड़का शेर की तरह वीर है, साहसी है, अपने दुश्मनों को 2 सेकंड में या 2 मिनट में चारों खाने चित्त कर सकता है। समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? तो यहां पर क्या होगा, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। कभी कभी आपने देखा होगा हम आपस में बातचीत की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपने सुना होगा कि भाई तुम कहाँ रहते हो भाई, अरे यार हमारा घर तो बिल्कुल कहाँ है, रोड पर है, हमारा घर तो बिल्कुल रोड पर है, हमारा घर तो बिल्कुल हाईवे पर बन रहा है। अच्छी बात बताओ, घर कभी हाईवे पे बन जाएगा तो हाईवे तो बंद हो जाएगा ना। हाँ, अगर घर को हम हाईवे पर बना देंगे तो फिर हाईवे किधर जाएगा, हाईवे बंद हो जाएगा। तो घर हाईवे पर है, इसका मतलब आप ऐसा अर्थ नहीं ले सकते, हाईवे तो चलता फिरता, उस पर घर कैसे बन सकता है। तो उसके कहने का प्रयोजन क्या है, उसके कहने का प्रयोजन क्या है, उसके कहने का उद्देश्य क्या है। उसके कहने का प्रयोजन, उसके कहने का उद्देश्य है कि मेरा घर हाईवे के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है, रोड पर है। रोड पर है मतलब रोड के बिल्कुल साइड में है। कई बार जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका घर कहाँ है, ठीक है ना, तो आपने कहा साहब हमारा घर बिल्कुल, जैसे जयपुर में बोले कि त्रिमूर्ति चौराहे पर है, त्रिमूर्ति सर्किल पर है, तो त्रिमूर्ति सर्किल पर, चौराहे पर कोई घर बनता है क्या। अगर हम कहें किसी का घर कहाँ है, नीम दरवाजे पर है, अरे भाई नीम दरवाजे पर घर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। तो नीम दरवाजे पर घर नहीं है, घर कहाँ है, घर नीम दरवाजे पर नहीं है। उसके कहने का प्रयोजन क्या है, उसके कहने का प्रयोजन यह है मेरे प्यारे साथियों कि घर दरवाजे के ऊपर ना होकर दरवाजे के आसपास में, आजू बाजू में, अगल बगल में है, ठीक है, ट्रिपोलिया सर्किल पर, त्रिमूर्ति सर्किल पर ना होकर उसके आजू बाजू में, ये उसके कहने का मतलब है, ठीक है। गंगायाम घोषा, गंगा में बस्ती है, घोष है, अरे गंगा में अंदर बस्ती कैसे हो सकती है। उसके कहने का प्रयोजन है कि गंगा के किनारे, क्या अर्थ है, गंगा के किनारे बस्ती है, बसते हम लोग, ठीक है। ये हुई प्रयोजनवती। ये 12th वाले बच्चों के लिए तो यहीं तक पर्याप्त है। अब मैं आगे बात करता हूं अपने जो अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए। आगे हम इसके प्रकारों में बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा को मेरे प्यारे साथियों उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक गौड़ी लक्षणा, गौड़ी, गौड़ी नहीं, डी नहीं, री, गौड़ी, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, ठीक है। गौड़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा को, रूढ़ा को नहीं, ठीक है। प्रयोजनवती लक्षणा को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। और कई बुकों में इनको फिर क्या है, शुद्धा लक्षणा को या गौड़ी लक्षणा को 4 भागों में डिवाइड किया है। मैं आपको बता देता हूं, गौड़ी लक्षणा को 2 भागों में डिवाइड है, सारोपा और साध्यवचना, और शुद्धा लक्षणा 4 भागों में डिवाइड है, ठीक है ना। शुद्धा लक्षणा को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं, और वो है कौन सी, एक है उपादान लक्षणा और एक है लक्षण लक्षणा, एक है उपादान लक्षणा, एक है लक्षण लक्षणा, ठीक है। और फिर उपादान लक्षणा 2 भागों में बढ़ जाती है, सारोपा लक्षणा और साध्यवचना लक्षणा, और लक्षण लक्षणा को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवचना लक्षणा। अब ये दोनों का ही कॉमन है, इसलिए हम उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा और साध्यवचना इन 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन है इसलिए, है ना, सबका ये कॉमन है। गौड़ी का भी कॉमन है, सारोपा साध्यवचना। लेकिन प्रयोजनवती के अंतर्गत 2 भेद सबसे पहले आते हैं, एक आता है गौड़ी लक्षणा और एक होता है शुद्धा लक्षणा, ठीक है। तो गौड़ी लक्षणा में मैं आपको समझा दूं कि जहां के समान गुण अथवा लक्षण के आधार पर, ठीक है, सादृश्य जो हमारे सामने है, सादृश्य है ना, समान गुण अथवा लक्षण के आधार पर सादृश्य का क्या लिया जाता है, लक्षण लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है, वह गौड़ी लक्षणा कहलाती है। जितने भी उपमा अलंकार हैं उनमें क्या है, हम गौड़ी लक्षणा का प्रयोग करते हैं। उपमा अलंकार है ना, गौड़ी लक्षणा का प्रयोग करते हैं। और गौड़ी में भी देखिए सारोपा अलग है, साध्यवचना अलग है। फिर मैं बताऊं, जितने भी हमारे क्या है, सादृश्यता, मैं बता रहा हूं, सादृश्यता अथवा समान गुण के कारण,
सादृश्यता अथवा समान गुण के कारण सब हम क्या करते हैं, लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं, तो उसे गौड़ी लक्षणा कहते हैं। जैसे मुख चंद्र, क्या कहते हैं हमने, मुख चंद्र, मुख को क्या बता दिया, चंद्रमा के समान बता दिया, मुख चंद्र, चंद्रमा के समान बता दिया। तो यहां पर क्या हो गया, गौड़ी लक्षणा हो गया, मुख चंद्र। ठीक है, हमने क्या बता दिया, मुख चंद्र। पत्थर दिल, पत्थर दिल, दिल को क्या बता दिया, पत्थर के समान, पत्थर दिल। ठीक है, पत्थर दिल, दिल को क्या बता दिया, पत्थर के समान बता दिया। तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मन किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, गौड़ी लक्षणा होगी। क्लियर, पीपर पात सरिस मन डोला, मन किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। सादृश्य समानता समता मूलक है, इसमें समानता के आधार पर है ना लक्षण लिया जाता है, तो ये गौड़ी लक्षणा कहलाती है। दूसरी कहलाती है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में क्या कह रहा है, ये शुद्धा लक्षणा कह रहा है कि सादृश्य संबंधों को छोड़कर किसी अन्य अर्थ पर, सादृश्य संबंध नहीं है, किसी अन्य अर्थ पर, अन्य अर्थ जैसे हमारा अगर मैं बात करूं तो जैसे अंगांग भाव होता है या तादर्थ्य होता है ना, तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, शुद्धा लक्षणा कहलाती है। शुद्धा लक्षणा में हम सामर्थ्य सामने नहीं होता बिल्कुल, है ना, अंगांग भाव, अंगों के भावों के आधार पर उसमें हम समानता, और जैसे हम कहें तादर्थ्य, जो अर्थ के आधार पर दोनों में समानता हो सकती है ना। और अगर हम बात करें तो इसमें जैसे वह सब शुद्धा लक्षणा का उदाहरण होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो गंगायाम घोषम, गंगायाम घोष, गंगा में क्या है, घोष बस्ती है। अभी मैं बता रहा था रोड पर मकान है। अब ये बिल्कुल सामने नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा है, शुद्धा लक्षणा है, शुद्ध है इसमें लक्षण। सादृश्य में हम उसके समान गुण के आधार पर नहीं ले रहे, है ना, उसका सादृश्य मूलक समान गुण के आधार पर नहीं ले रहे। यहाँ रोड अलग है, घर अलग है, दोनों के गुण समान नहीं है, लेकिन सामीप्य के आधार पर ले रहे हैं। किसके आधार पर ले रहे हैं, सामीप्य के आधार पर ले रहे हैं। जैसे गंगायाम घोष, अरे गंगा में घोष बस्ती तो नहीं हो सकती, तो उसके समीप का, सामीप्य के आधार पर लक्षण दिया जा रहा है कि सामीप्य के आधार पर, समीपता के आधार पर, कि गंगा के निकट पे क्या है, बस्ती है। ठीक है प्यारे साथियों, है ना। मैंने अभी बताया नीम दरवाजे पर घर है, तो नीम दरवाजे पर घर नहीं हो सकता, उसके निकट आसपास घर है, तो यहाँ पर क्या है, शुद्धा लक्षणा है। अब ये शुद्धा लक्षणा मैंने अभी आपको बताया, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भागों में बटी होती है। उपादान लक्षणा, यहाँ आप कह सकते हैं उपादान लक्षणा को, उपादान लक्षणा जो है ये जो है ना, उपादान का मतलब है लेना, लेने वाली। इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का पूर्णतः आरोप कर दिया जाता है। उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं उसका उपमेय पर क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः आरोप कर दिया जाता है। तो जितने भी रूपक अलंकार होते हैं उनमें क्या होती है ना, सारूपा। उपादान और लक्षण लक्षणा में हम बात करेंगे, तो उपादान में भी सारूपा और साध्य वचना है, और लक्षण में भी सारूपा और साध्य वचना है। उपादान लक्षणा में क्या होता है कि जब हम वाच्यार्थ, जैसे हम कहें ना अभिधा शब्द शक्ति का वाचक का वाच्यार्थ साथ में होता है, तो उपादान लक्षणा में क्या होता है, वाच्यार्थ आपके सामने होता है, वाच्यार्थ के साथ साथ लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई तुम काम तो कर रहे हो, ये पत्थर तो उठा रहे हो, लेकिन जरा हाथ पैर बचा के काम करना, वहां तुम जा तो रहे हो लेकिन हाथ पैर बचा के काम करना। तो इसमें वाच्यार्थ तो है ही, हाथ पैर बचाना, है ना, लेकिन इसके साथ साथ हमें लक्षण भी दिया गया। हाथ पैर बचाने के साथ साथ लक्षण है शरीर को, अंग प्रत्यंगों को बचाना, या लक्षार्थ ग्रहण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लक्षार्थ ग्रहण किया जा रहा है, शरीर के अंगों को बचाकर कार्य करना। उसमें हाथ पैर तो बचा नहीं है, तो वाच्यार्थ अविधेयार्थ इसमें शामिल है। अविधेयार्थ के साथ साथ लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, अविधेयार्थ भी होता है और लक्षार्थ भी ग्रहण किया जाता है ना। उपादान लक्षणा को कहते हैं अजहत स्वार्था। क्या कहते हैं, अजहत स्वार्था, अजहत स्वार्था, स्वार्था। ठीक है, अजहत अ माने नहीं, जहत माने छोड़ना, नहीं छोड़ती है,
स्व माने अपना अर्थ, यानी अभिधा अभिधेयार्थ को अपने साथ रखती है हमेशा। उपादान लक्षणा क्या होती है, अपने जो अभिधेयार्थ होता है ना, वाच्यार्थ होता है, वो इसमें साथ रहता है, उसके बिना आप लक्षण ग्रहण नहीं करते, ठीक है ना। जैसे किसी कवि ने कहा कि दही की कुत्ते कौओं से या कुत्ते बिल्लियों से या कौओं से, है ना, कौओं से दही की रक्षा करना। तो यहाँ कौओं से दही की रक्षा करना मतलब कौए जैसे और अन्य भी जो जीव जंतु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, उनसे हमको दही की रक्षा करने का वो संकेत दे रहा है, लेकिन उसमें कौआ भी है, कौए से भी रक्षा करनी है। तो वाच्यार्थ साथ में है। क्या है, वाच्यार्थ साथ में है, हमें वाच्यार्थ भी बचा के रखना है, ठीक है। वाच्यार्थ भी साथ में रहता है इसमें, कौन सी में, उपादान लक्षणा में, ठीक है। इसको अजहत स्वार्था कहते हैं। दूसरी होती है लक्षण लक्षणा, ये इसको हम जहत स्वार्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जहत स्वार्था, जहत स्वार्था। ये अपने अर्थ को छोड़ देती है, अर्थ को छोड़ देती है मतलब इसमें वाच्यार्थ साथ नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, वाच्यार्थ साथ नहीं होता। जैसे हमने कहा लड़का शेर है, अब लड़का है तो शेर कैसे हो सकता है, और शेर है तो लड़का कैसे हो सकता है। इस प्रयोजन में जो हम बात कर रहे हैं ना लक्षण लक्षणा में, इसमें वाच्यार्थ नहीं होता, वाच्यार्थ तो गायब हो जाता है, फिर आप केवल लक्षार्थ ही लक्षार्थ ग्रहण करते हैं। जब उपादान लक्षणा में वाच्यार्थ भी होता है, आप वाच्यार्थ के आधार पर भी अर्थ लेते हैं, साथ में लक्षार्थ भी, उसके अन्य अर्थ भी लिए जाते हैं। जबकि लक्षण में केवल लक्षण के आधार पर अर्थ लेते हैं, वाच्यार्थ छोड़ दिया जाता है, वाच्यार्थ गायब हो जाता है। मैंने भी बताया लड़का शेर है, वह तो गधा है, सीता मेरी गाय है। अब सीता लड़की है तो वो मेरी गाय कैसे हो सकती है, और गाय अर्थ लेंगे तो वो लड़की नहीं हो सकती, समझ में आया ना। तो सीता जो अर्थ है ना, गाय, गाय अर्थ आप नहीं ले सकते उसका, गाय का लक्षण ही लेंगे। तो लक्षण लक्षणा को हम चाहे तो स्वार्था भी कहते हैं। गधे को आप गधा अर्थ नहीं ले सकते, गधे का केवल लक्षण अर्थ लेंगे। तो वाच्यार्थ वहां पर काम नहीं करता, वाच्यार्थ आपको छोड़ना होता है, ठीक है प्यारे साथियों। अब बात आती है सारूपा और साध्यावचना। तो जितने भी रूपक अलंकार होते हैं उनमें सब में क्या है, ये लक्षणा तो सब में, रूपक और उपमा में। मैं आपको बता दूं जितने भी रूपक और उपमा हैं उन सब में सारूपा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है उपमा और रूपक में, ठीक है। और जितने भी अपने मुहावरे हैं, ठीक है, जितने भी अपने क्या है मुहावरे हैं, जितने भी अपने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावत हैं, वो सब रूढ़ि लक्षणा में आ जाती है। रूढ़ि लक्षणा में जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, लाठियां चलना, है ना, उल्टे बांस बरेली लादना, ये सब रूढ़ि के अंतर्गत आते हैं। प्रयोजनवती में आपके उपमा रूपक है ना, सादृश्य मूलक जितने अलंकार है, सादृश्य मूलक। अब आते हैं सारूपा और साध्यावचना। सारूपा और साध्यावचना क्या है, सारूपा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि हम बात करेंगे तो सारूप्या में क्या है कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। सारूपा में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, पूर्णतः किसी गुण के आधार पर, किसी विशेषता के आधार पर उपमेय में क्या कर दिया जाता है, उपमान का आरोप कर दिया जाता है। तो जो रूपक अलंकार होता है, चाहे वो गौड़ी लक्षणा का हो, चाहे वो शुद्धा लक्षणा का हो, उपादान का हो, लक्षण का हो, उसमें क्या होगी, सारूपा लक्षणा होगी। अगर सारूपा लक्षणा ऑप्शन दिया है तो सारूपा लक्षणा होगी, ठीक है। क्या दिया उसमें, सारूपा। सारूपा में क्या होगा, रूपक अलंकार जो भी है, जो भी रूपक अलंकार होता है ना, उसमें क्या होगी, सारूपा लक्षणा होगी। क्योंकि उसमें क्या है, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उपमान का, उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसका क्या कर देते हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं उस पर आरोप कर दिया जाता है। जैसे चांदी की अंगूठी पर सोने का पानी चढ़वा लिया जाए तो अंगूठी किसकी हो जाएगी, सोने की हो जाएगी देखने में, लेकिन क्या कहलाएगी, सोने रूपी चांदी की अंगूठी। ऐसे ही है ना। तो रूपक अलंकार में क्या होगी, सारूपा लक्षणा होगी, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि रूपक की बंदव गुरुपद कंज, गुरुपद कंज, पद रूपी कंज, कमल, पद रूपी कमल, कमल रूपी पदों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। गुरु के कमल के समान, कमल रूपी। अब कमल का रूप दे दिया गया है किसको, पदों को, तो कमल रूपी पदों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्लियर। जैसे अगर उसने कहा
कि एक संध्या सुंदरी के लिए उसने कहा है, उषा के लिए कहा गया है एक स्थान पर, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि उषा रूपी सुंदरी के लिए था कि घट तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। तो अंबर रूपी पनघट में, अंबर को क्या है, पनघट का रूप दे दिया गया है। अंबर रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी, तारे रूपी घड़ाओं को उषा रूपी चतुर स्त्री क्या कर रही है, डुबा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारूपा लक्षणा होगा। और साध्य वसना जो होती है, साध्य वसना, ये रूपक अतिशयोक्ति, रूपक में भी क्या है, रूपक के साथ अतिशयोक्ति हो, रूपक अतिशयोक्ति अलंकारों में क्या होगी, साध्य वसना लक्षणा होगी, चाहे वो उपादान लक्षणा की हो, चाहे लक्षणा लक्षणा की हो, चाहे ये गौड़ी लक्षणा वाली हो, कोई से भी हो। जहां रूपक में क्या हो, अतिशयोक्ति अलंकार हो, वहां पर क्या होगा, रूढ़ा लक्षणा। आप समझ लीजिए प्रयोजनवती उपमा और किसके लिए आती है, प्रयोजनवती लक्षणा उपमा रूपक के लिए आती है। जितने भी अपने लोकोक्ति और मुहावरे और कहावतें हैं उनके लिए रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जैसी भी लगती है आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइए। अगली वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करते रहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी, जिस प्रकार अब तक आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते आए हैं, बताते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।